आईनी तरमीम की बात नहीं करेंगे और किसी एक ऐसे एजेंडा के ऊपर नहीं आएंगे कि जहां से बचाव का एक ही रास्ता हो, या ये हुकूमत घर जाएगी और वजीर आजम डिस्क्वालीफाई होगा, या ये टेबल के ऊपर बैठकर इलेक्शन की डेट फाइनल करेंगे। ये जो प्रोग्राम होगा ये तो नहीं है कि ये 1-2 दिनों में मुकम्मल होगा। इसको पूरे 5-10 साल लगेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही सिमत में डालने की, उसको कम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में। तो वो चीज़ें जो हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट विद अ गुड मेजॉरिटी वो ही कर सकती है। उस पर लिखा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की, इसको रिपोर्ट नहीं कहते, ये तो इसका मतलब है कि कुछ और है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आज के बड़े वाज़ेह पैगाम आते हैं और मैं समझता हूँ, मैं होपफुल हूँ तो सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह अपने फैसले पे अमल दरामद कराएगी। मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था कि मुझे ये तो कोई बताया कि ये पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं। 21 अरब 2 सूबों के इंतखाबात में किधर कहाँ लगेंगे? 21 अरब बहुत बड़ा अमाउंट है। हमने पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात 3 अरब में कराए थे 2013 में। हाँ, अभी आप एक सूबे के लिए 21 अरब, खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही कि खरीदना क्या है, उसमें खर्च क्या करना है, किधर पैसे जाएंगे। वेरी राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क में इस वक्त हैजान की कैफियत है। इसे हम अवामी हैजान से ज़्यादा सियासी हैजान कह सकते हैं। अवाम तो उसी तरह से रोटी कपड़ा और मकान के अंदर फंसी हुई है। अवाम आज भी मुंतज़र है कि कोई मसीहा आए, उनके दर्द के ऊपर मरहम रखे और किसी तरह से उनके जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अभी तक कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आया है। हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है वो चाहती है कि उनके अहकामात पर अमल दरामद हो और जो हुक्म दिया गया था उसी पर कारबंद रहा जाए, जबकि पार्लियामान की जानिब से मुसलसल मैं ना मानूं की रट चल रही है। माहिरीन आइन और कानून ये कहते हैं कि 90 दिन से ज़ायद वक्त के लिए जो भी निगरान हुकूमत होती है उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता है और ना ही आइन के खिलाफ बात करने वाले जो लोग हैं वो किसी तरह से स्पेयर किए जा सकते हैं। जब ये सारी बातें हैं तो ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जो बात है उसमें से निकलेगा तो आखिर क्या निकलेगा? इसमें कितना टाइम लग सकता है, इसमें कितने दिन लग सकते हैं, और अगर टाइम ज्यादा लगता है तो आने वाले बजट के बाद ये जो इंटरम सेटअप्स होंगे इनका क्या स्टेटस होगा? क्या बाहर से जो इदारे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट का इजहार करते हुए पाकिस्तान के साथ तमाम तर डील्स कर पाएंगे या हालात मजीद दिगर गो होंगे? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस मामले के ऊपर कंसर्न्ड हैं तो सोचना यह होगा कि पाकिस्तान के इन मामलात का आखिर वे फॉरवर्ड क्या है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं मोहतरमा आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शुएब शाहीन साहब, आप साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून हैं। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब, आप साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आलिया हमजा मलिक साहिबा से होगा। आलिया साहिबा, आप लोगों को ट्रस्ट है उन लोगों के ऊपर जो मुज़ाकरात कराना चाहते हैं या फिर उनके ऊपर जिनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? मुज़ाकरात ये जो बार बार ये कह रहे हैं जी मौलाना नहीं मान रहे, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी 14 मई को तो किसी सूरत इलेक्शन होंगे ही नहीं, फिर एक आकर कहते हैं जी नून लीग का एक धड़ा नहीं मान रहा, दूसरा कह रहे हैं हम बनाने लगे हैं। मुझे तो सिर्फ इतना बताएं, ना अहली ये खान की करवाने गए थे, आज अपनी ना अहलियों की तलवार इनके सर पर लटक रही है और यहाँ पर ये हमें बातें सुना रही हैं कि जी फ़लाँ नखरे करे, फ़लाँ नखरे करे। आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स है ना, मैं सिर्फ इतना उस
उसका क्रक्स बता दूं, दो बातें हैं उसका क्रक्स। एक तो यह कि बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, जो फैसला होगा वो ओपन कोर्ट में होगा या अवाम के सामने होगा। और दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने ये बताया है कि जब मनी बिल रिजेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट हुकूमत के ऊपर आता है, यानी हुकूमत ने अपनी या तो मेजॉरिटी शो करती या अगर डेलिब्रेटली उन्होंने इसको रिजेक्ट कराया है, जो दोनों सूरतें ही हैं, तो उस केस के अंदर उस हुकूमत पे एक तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, उसकी मेजॉरिटी नहीं है, दूसरा ये साफ जाहिर हो गया कि जो डेलिब्रेट अटेम्प्ट की गई है उस डेलिब्रेट अटेम्प्ट का नतीजा ये निकला है कि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो हम पहले दिन से कह रहे थे। अब बात इस चीज़ पर होनी चाहिए कि आईन कानून कहते हैं 14 मई को इलेक्शन होंगे, उससे आगे हम जा नहीं सकते। आगे जाने की ज़रूरत इनको है, उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, बैठना इनको है। तो आप ये सोचें कि ये जो चक्कर लग रहे हैं ना कि बिलावल जरदारी फजलुर रहमान के डेरे पर चले गए, फजलुर रहमान नहीं मना रहे, ANP वाले को फलाना मना रहे, MQM वाले को, इनको पता है हुकूमत इनकी स्टेक पर लगी है। इमरान खान ने इनसे NRO थोड़ी मांगने, इमरान खान के तो 147 केसेस बना दिए। अली अमीन को आप गली गली नगर नगर फिरा रहे हैं, कभी बक्कर से आप ले जाते हैं, कभी पेशावर से मतलब KPK से उठाते हैं, इस्लामाबाद लाते हैं, इस्लामाबाद से बक्कर ले जाते हैं, बक्कर से अब आप लाहौर लेकर उनको पहुंच गए, वहाँ पर अली जैदी के ऊपर एक बोगस केस बनाया है, कभी उन पे कपड़े डाल के लेकर आते हैं, कभी हथकड़ियाँ पहना कर लेकर आते हैं। तो हम तो सह चुके हैं। मुझे ये बताएं ये हुकूमत के साथ क्या होगा अगर अगली हुकूमत इमरान खान की आई और इमरान खान ने इसी तरह से कहा अब तो मेरे पास फंड्स के पैसे नहीं है, अब तो सिक्योरिटी फराहम नहीं हो सकती है, और चार्जशीट है ये हर उस इदारे के ऊपर। इलेक्शन कमीशन वाहिद आईनी काम था कि उसने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं, और जिसने इसी सुप्रीम कोर्ट के आगे लास्ट अप्रैल में कहा था कि अक्टूबर 2022 में इलेक्शन होंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि वो अक्टूबर 2023 की बात करें। दूसरा, वजारत दफा के ऊपर हम तो समझते थे ये गजवा देंगे, दिल्ली फतह करके देंगे, आप तो अपने मुल्क में इलेक्शन कराने से सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको तो आज आकर ये कहना चाहिए था कि हम इस आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं, क्योंकि इससे बढ़ के कोई सियासी मुदाखलत हो नहीं सकती कि आप एक आईनी ज़रूरत के लिए जाकर ब्रीफिंग दे रहे हैं। तीसरा, वो वजीर कानून जो 3-4 का पहाड़ा सुनाता था, आज वही बातें तो उसका अटॉर्नी जनरल भी पेश हो रहा है, वजारत खजाना जो है वो करारदादे भी पेश करी है, कायमा कमेटी में भी जा रही है। तो मुझे ये बताएं, ये नालायक और ना अहल तो हैं ही, लेकिन इतने ना समझ हैं कि इमरान खान के साथ ये टेबल पर बैठकर आईनी तरमीम की बात नहीं करेंगे और किसी एक ऐसे एजेंडा के ऊपर नहीं आएंगे कि जहां से बचाव का एक ही रास्ता हो, या ये हुकूमत घर जाएगी और वजीर आजम डिस्क्वालीफाई होगा, या ये टेबल के ऊपर बैठकर इलेक्शन की डेट फाइनल करेंगे। वेरी राइट। आलिया बीबी साथ रहिएगा। इससे पहले कि मैं शुएब शाहीन साहब के पास जाऊं, डॉक्टर सलमान शाह साहब से ये पूछना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी नीचे जा चुकी है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बजावरी करने के लिए 2 सूबों के लिए 21 अरब रुपए जैसी या जितनी रकम मौजूद नहीं है? डॉक्टर साहब देखिए, वो तो एक मजाक है एंड आई थिंक उसके ऊपर इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो झूठ पे मबनी है और किसी किस्म का रियलिटी से उसका तल्लुक नहीं है। मेन इशू एक ही है और वो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और अगर हुकूमत कहती है कि हम उसको नहीं मानते और हुकूमत ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या IMF इनको मानेगी कि इनके साथ साइन करे ताकि ये दूसरे दिन ये कहें कि हम इस प्रोग्राम को नहीं मानते। सो आई थिंक आपकी क्रेडिबिलिटी अब बिल्कुल तकरीबन ज़ीरो होती जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट उस क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। आपका जो रिस्क प्रीमियम है दुनिया में इस वक्त वो 100% से ऊपर है, जो रजीम चेंज से पहले 3-4% था, और ये पूरा साल ये ऊपर ही रहा है। उसके नतीजे में हम ना तो कोई बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ना कोई सुकूक कर सकते हैं, ना जो हमारे कर्जदार हैं वो रोल ओवर कर सकते हैं, ना वर्ल्ड बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके दोस्त ममालिक जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट IMF से करें, और वो भी नहीं हो रहा।
दोस्त ममालिक से सपोर्ट भी अभी तक नहीं आ रही। और यहाँ पे ये जंग जो चल रही है, ये स्टॉर्म इन अ टी कप, जिसमें पूरे पाकिस्तान को डुबो के रखती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हैं कि पूरी दुनिया हमसे फिर लाताल्लुक़ भी इख्तियार कर लेगी। कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं होगी। ऑलरेडी हमारी सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि एट द अर्लीस्ट जो है वो इंतखाबात हो जाने चाहिए दोनों असेंबलीज के साथ साथ फिर पूरे पाकिस्तान के, आप ये कहना चाह रहे हैं, ताकि स्टेबल गवर्नमेंट आए? आपको बिल्कुल एक रोड मैप चाहिए, बड़ा क्लियर रोड मैप, जो पूरी दुनिया को नजर आए कि ये कानून के मुताबिक काम चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा। और उसके मुताबिक जो रोड मैप है उसमें इलेक्शंस भी होंगी, उसमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनेगी, नई हुकूमत भी आएगी, और वो एक पूरा इक़्तिसादी प्रोग्राम लेके आएगी, विद द मेजॉरिटी लेके आएगी, ताकि वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो प्रोग्राम होगा ये तो नहीं है कि ये 1-2 दिनों में मुकम्मल होगा। इसको पूरे 5-10 साल लगेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही सिमत में डालने की, उसको कम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में। तो वो चीज़ें जो हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट विद अ गुड मेजॉरिटी वो ही कर सकती है। वेरी राइट। डॉक्टर साहब साथ मौजूद रहिएगा। शुएब शाहीन साहब, तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है। जो बात ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस की गई है या सियासी मुज़ाकरात की गई है, वो इतनी जल्दी का अमल तो नहीं है, उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन इस सारे सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि आर्टिकल 6 या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, इलेक्शन कमिश्नर, इन सब के ऊपर? देखिए जमील फारूकी साहब, पहली बात तो ये है कि आज के बाद 1-2 दिन पिछले हम ये बड़ा सोच विचार भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे कि अस्करी क़यादत ने बड़ी मुलाकातें की हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखते हैं कि आज क्या ऑर्डर पास करते हैं। एक बात तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी, हम तो बहरहाल क्रेडिट देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्ताब बंदयाल साहब को और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कि जिन्होंने इन तमाम तर प्रेशर्स को सामने रखने के बावजूद किसी को खातिर में नहीं लाए और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो वज़ारत ख़जाना और ये जो पिंग पॉन्ग खेल रहे हैं और जो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, ये सिर्फ बहानेबाजी है और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से दूर भाग रहे हैं। तो लिहाजा अगर ये रिकन्सिडर करें और अपने आप को कानून और कायदे और आइन के ताबे लाएं, वरना हम सख्त एक्शन लेंगे। फिर मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग पैगाम पहुँचा दें गवर्नमेंट को। दूसरी बात जो की उन्होंने कि वो जो दिफा के जो अस्करी क़यादत के लोग आए थे, उन्होंने जो बातें की हैं, पहली बात यह है कि उनको पहले हमें बतानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बताई। आज जब वो बातें कर रहे हैं तो हम उनके साथ कई चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं, कई से नहीं करते। जो कुछ उन्होंने प्रिजम्पशन में बातें की हैं, वो प्रिजम्पशन जो हैं वो सूटेबल नहीं है और मुनासिब नहीं है। उनके पास क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आज इलेक्शन नहीं हो सकते। और एक और बात बड़ी अहम हुई, एक सूबे में जी इलेक्शन के लिए हम बंदे स्पेयर करेंगे, फिर अगले साल अगली दफ़ा फिर करेंगे, उस पर भी बड़ी खुल के बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि हमने आइन के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक हमने इलेक्शन की डेट दे दी है और हमने हर हाल में इसी पे कराने। अलबत्ता अब ये सियासी पार्टियां जो हैं वो अगर कोई बीच में मुज़ाकरात करती हैं, आपस में बैठते हैं, कोई लाएमल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर हम सोच सकते हैं कि उनको अकोमोडेट करें या ना करें। लेकिन जहाँ तक इनका इस बात का ताल्लुक है कि जो 14 मई की डेट है, दैट इज़ फाइनल, बातें है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यही होगा, इसी पर दरामद होगा। कोर्ट ने खुल के कह दिया कि जो रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, हमें उनके साथ उनको बिल्कुल हमें सब चीज़ का एहसास है और हम उनको वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अपने आप को इन चीज़ों से ठीक कर लें, नहीं तो फिर वो सख्त एक्शन होगा। और सख्त एक्शन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 ही एक्शन हो सकते हैं। एक ये है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, वो जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे, और दूसरा आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग भी हो सकती है। और तीसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज बात हुई है, वो ये हुई है कि ये बताएं कि जो ये इंटरम सेटअप वाले बैठे हुए हैं, 90 डेज उनका टेन्योर है, 90 डेज के बाद वो कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में भी हमने कोई राय कायम करनी होगी। ये भी बड़ा वाज़ेह उन्होंने मौक़िफ़ दिया है। तीसरी वैसे स्टेटस क्या होगा आपकी राय में, स्टेटस क्या होगा 90 डेज के बाद? जो जाहिर है कि अभी 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है टाइम के मुताबिक, तो 90 डेज के बाद उनका काम खत्म हो चुका है। स्पीकर को इक़्तिदार संभाल लेना चाहिए और वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन जाए और वो इक़्तिदार को संभालें और डे टू डे अफेयर चलाएं। यही तरीका कार हो सकता है, क्योंकि आइन के मुताबिक तो 90 डेज टाइम था और टाइम उनका खत्म हो गया। अनटिल
इसको कोर्ट को डिफरेंट जजमेंट दे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि आइन के मुताबिक आइन तो बड़ा वाज़ेह है और वो उसके लिए स्पीकर को पूरा अख्तियार है कि वो टेक ओवर कर ले, और मेरा ख्याल है कि इस तरफ मैटर जा रहा है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जी तमाम कंसर्न लोग इस बात को सुन लें कि आइन के ऊपर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आइन के मुताबिक हमने चलना है, आइन सब के लिए एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग मैसेज था जुडिशरी की तरफ से, और जो कंसर्न और मुख्तदर तबके और हल्के जिन्होंने ये ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि ताकि भाम पैदा हो और इलेक्शन से हम फरार का रास्ता अख्तियार कर सकें। और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन कमीशन के जो मिनट्स थे और जो उनकी रिपोर्ट थी उसके ऊपर बहुत हैरानगी का इज़हार किया है कि इनको तो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, ना कि इलेक्शन से फरार की जिम्मेदारी है। और उन्होंने जो उसमें लिखवाया है और उनकी जो रिपोर्ट थी या उस रिपोर्ट कहें उसके ऊपर बहुत न सिर्फ हैरानगी का इज़हार किया है बल्कि उन्होंने इस पर लिखा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की, इसको रिपोर्ट नहीं कहते, ये तो इसका मतलब है कि कुछ और है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आज के बड़े वाज़ेह पैगाम आते हैं और मैं समझता हूँ, मैं होपफुल हूँ तो सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह अपने फैसले पे अमल दरामद कराएगी। वेरी राइट। शुएब साहब साथ रहिएगा। अफजल खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। अफजल खान साहब, किस दौर में पहुँच गए हम? अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ से बिल्कुल जवाब नदारद। और इलेक्शन कमीशन आपका साबिक इदारा वो जो रविश रखे हुए है, इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वे टू रिस्पॉन्ड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना एथिकल है, ना मॉरल है, ना डेमोक्रेटिक है और अनप्रेसिडेंटेड है। देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, इनको दुनियावी जब हम बाहर मिलते हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ के साथ, दीज आर कॉल्ड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़। और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का काम होता है इलेक्शन करना, टू पे वे फॉर पीसफुल एंड ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये इनका काम होता है सारी दुनिया की इलेक्शन कमीशन का। अब हमारी इलेक्शन कमीशन है, उसने तहैया किया हुआ है कि सब कुछ करना है, इलेक्शन नहीं करना। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं ऑन द विल एंड विश ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा तो दूसरी बात हो नहीं सकती ना। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए पीछे लेके जाता हूं जी। जब 9 अप्रैल को असेंबलियां टूटी, असेंबली से जो मेजॉरिटी जमात है वो बाहर निकल गई है, इस्तीफे उन्होंने 2022 में। हाँ, 2022 को लूली लंगड़ी असेंबली रह गई। उसके बाद फिर यही सियासी जमातें, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, वो कहती थी कि आप अपनी दोनों हुकूमतें डिज़ाल्व कर दें, हम आपके साथ इलेक्शन करते हैं। मैंने कल परसों भी सुना है, आपने भी सुना होगा जी। वो असेंबलियाँ भी उन्होंने डिज़ाल्व कर दी। अब इसलिए कि इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि बंदा फौत होता है, जैसे कल परसों मुफ्ती शकूर साहब फौत हो गए, तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए कि डिसइनफ्रेंचाइज्ड, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुल्क का 70-75% एरिया डिसइनफ्रेंचाइज है। वी कांट क्लेम टू बी अ डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक इस वक्त। अच्छा। और ये ख्वाहिश, ये कोशिश, ये एफर्ट, ये रिजॉल्व भी नज़र नहीं आता। ये सबसे पहले रिजॉल्व इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए कि हमारे पास ये जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हुई है कि उसको हम उनसे, लोगों से राय लेके उनके लोगों को बिठाए। एक और अजीब इनके साथ होती है, जितना ये इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, 9 अप्रैल को आप देख लें, फ्लैशबैक, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, आज 1 साल बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और अगर ये 6 महीने और लंबा करना चाहते हैं, एक तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जब भी पाकिस्तान की सियासत में आई है, एक्सीडेंटल आई है या बाय डिज़ाइन आई है, लेकिन इक़्तिदार ऐसी खबीस चीज़ है कि वहाँ पे बैठ के 90 दिन 9 सालों में और 11 सालों में बदल जाते हैं। हम आपके तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट से ये कहते हैं कि जो आइन में लिखा है, nobody is above the law, nobody, no outlaws, no सेक्रेट काउज,
जो आइन में लिखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। कोई नोबडी वो चीज़ नहीं हो सकती जो 97 में हुआ था सजाद अली शाह के साथ। अल्लाह की कसम आज पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। नो डाउट अबाउट दैट। बात यह है कि अगर इस वक्त जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मेरे ख्याल में मुजाहरा ना किया गया, आज आखिरी दिन था। नहीं सर, ये तो अब मुझे तो लगता है कि अभी टाइम लगेगा इसमें। नहीं देखिए उसकी रीज़न मैं कल मेरी अर्जी सुन लीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि चीफ साहब ने आज जुडिशियल आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके ऊपर जोर दिया है कि मुज़ाकरात कर लें, अदरवाइज हम 14 मई के मामले के ऊपर अमल करवाएंगे बाय एनी मीन्स। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है मुज़ाकरात एक दिन में तो नहीं हो सकते। इसमें मुझे लगता है ईद का टाइम मिल जाएगा, दे विल बाय दिस टाइम। मैं एक चीज़ मेरी ये ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकते हैं। अगर मैं और आप खड़े हो तो बैठ सकते हैं। अगर बंदा पहले से लेटा हुआ हो कि मैंने इलेक्शन नहीं करना इलेक्शन के नाम से ही उसको देखे, इलेक्शन में उनको क्या है नजर आ रहा है, दो चीजें नजर आ रही हैं। इन्होंने जुल्म किया, ऐसे जुल्म जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, उसके रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरा ये कि उनको सामने शिकस्त फाश नजर आ रही है। आज जितने लोग असेंबली में बैठे हैं ये आप देख लें कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, इसलिए कि अगर आपको अपनी ज़मानत बचानी है तो आपने 25% वोट लेने हैं। ठीक, और इनमें से कौन होगा, आज जो असेंबली में लोग बैठे हैं इनका जो फ्यूचर है वो डार्क है, वो किसी तरीके से प्रोलॉन्ग लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं ताकि इक़्तिदार को तूल मिल जाए। और उसके लिए हम आपके तवज्जुह से एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, इसलिए कि पाकिस्तान की बाहर वक़्त नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर सलमान शाह ने कहा, देखो मैं वे फॉरवर्ड पूछता हूँ उनसे, डॉक्टर साहब से वे फॉरवर्ड पूछता हूँ, सबसे वे फॉरवर्ड पूछता हूँ। आपकी इजाज़त से मुझे एक ब्रेक लेनी है। ख्वातीन आज़ाद, एक ब्रेक का वक्त हो जाने के बाद जब वापस आएंगे तो वे फॉरवर्ड तो बहरहाल चाहिए ना, कहीं आप बंद गली में ना चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है, ये एक स्टेट है, रियासत है। IMF से मुज़ाकरात अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट क्लेम्स कर रही है लेकिन फिर भी हालात अभी बढ़ नहीं रहे उस तरफ। आगे से बजट आने वाला है, फिर आपके जो आम इंतखाबात हैं वो अक्टूबर में होने ही होने हैं, उसके लिए इंटर्म सेटअप कैसे डिज़ाइन होगा। अगर इसी में ही फंसे रहे तो मुझे तो नहीं लगता कि अक्टूबर में भी हों फिर, तो देयर शुड बी अ वे फॉरवर्ड। क्या हो सकता है आफ्टर दिस ब्रेक? वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड सर, वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री? आखिर निकलना तो है। देखिए, अगर तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस किस्म की डिस्कशन चाहता है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और एक कॉमन ग्राउंड मिल जाए, तो अनाउंसमेंट आ जाए, पूरी दुनिया को पता लग जाए कि ये हम करने जा रहे हैं, जिसके तहत आपका एक इलेक्शन का टाइम टेबल आ जाए, जिसमें जितने भी अदारे हैं हुकूमत के वो एग्री करें कि इलेक्शंस वो करवाएंगे और विद इन दी डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। वो स्टेप लेने से आपका IMF प्रोग्राम इमीडिएटली रजामंदी आ जाएगी, आपको आपके दोस्त ममालिक भी आ जाएंगे, और जितना भी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं आपकी क्रेडिबिलिटी की वो हल हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये जो बजट आना है, बजट इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है डिले करने का। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं वो करें, ताकि एक नई डॉक्टर साहब बजट तो आता है हमारा जून में, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मई के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, अर्ली इलेक्शंस हो जाने चाहिए बजट से पहले? बिल्कुल 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 आ जानी चाहिए, और यही पाकिस्तान की इंटरेस्ट में है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए एट द फेडरल एंड एट द प्रोविंशियल लेवल्स, और ये बजट सारे जो हैं इकोनॉमिक जो स्ट्रेटजी के तहत हों और IMF प्रोग्राम के तहत हों, और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा है वो गवर्नमेंट आके इम्प्लीमेंट करे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए
जो कि बहुत सी चीज़ों को चेंज करेगी। एक इकॉनमी में जो आपने काम करने हैं, आपने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बनानी है, उसके लिए बेशुमार चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको हुकूमत का जो रोल है प्रोडक्शन वगैरह में, उसको कम करना पड़ेगा, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा, डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन करनी पड़ेगी और आपको दुनिया में अपनी एक जगह पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बड़ी संजीदा और टफ गवर्नमेंट चाहिए। सो आई थिंक कि वो अब सारा फ्रेमवर्क उसका और उसका रोड मैप अब सामने आ जाना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। वेरी राइट। आलिया हमजा मलिक साहिबा, वे फॉरवर्ड तो कोई ना कोई होना चाहिए, आप लोग क्या उसके ऊपर सोच रहे हैं? और जमात इस्लामी जो मीडिएट करना चाह रही है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में, ट्रस्ट है उसके ऊपर या नहीं है? आलिया साहिबा। अच्छा जमील, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी हुकूमत तो 3.5 साल में पहले डिलीवर भी कर चुकी है। और अभी जो मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ था ना, उसमें खान साहब ने अपना आगे का वे फॉरवर्ड अवाम को बता दिया था और हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अगली गवर्नमेंट जैसे ही आएगी हम तो डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। अब मसला यहाँ पर जो आ रहा है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के इस वक्त हैं कि जो आज जज साहब ने इतने पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए हैं और उन्होंने एक एक इदारे के ऊपर, यानी मैं इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ कि जब उन पर तौहीन लगेगी ना, क्योंकि उन्होंने तो मानना है नहीं, जब तौहीन लगेगी ना तो ये सियासी चीज़ों के पीछे ना छुपे। उस वक्त आप ये क्लिप निकालिएगा और ये क्लिप निकाल के ज़रा चलवाइएगा कि उस वक्त हमने ये बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक एक इदारे के ऊपर किस तरह से मिसट्रस्ट बता रहे हैं और किस तरह से उनको ये बता रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं इस वक्त इस मुल्क के साथ। जैसे वजारत ख़जाना, यानी आपके वजीर ख़जाना, वो कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट की बाद में मंजूरी लेकर दी जाएगी, जो इन्होंने पहले रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने जमा कराई थी ना, और जो तरीक़ाकार भी होता है 84 के तहत और 81D के तहत, और बाद में इन्होंने क्या किया, वही कायमा कमेटी में ले गए, वही कौमी असम्बली में ले गए। यानी पहली चार्जशीट है वजारत ख़जाना के अगेंस्ट, यानी दूसरी चार्जशीट है कि अगर हुकूमत का यहाँ पर रिट होती, यानी वो ये कह रहे हैं कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी चाहिए थी, और क्या हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ नहीं है, और तीसरी चीज़, अगर हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर होती। यानी जब ये चार्जशीट लगेगी वज़ीर आज़म पे, जो कि हुकूमत के नुमाइंदे, तब ये कहेंगे नहीं नहीं हमारे साथ तो हमें तो सियासी शहीद करार दें। फिर इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन, जो मैंने पहले बताया कि वो कहता था अक्टूबर में हमें हम इंतखाब करा लेंगे, बाद में वो कहता था पैसे दे दें हमें तो हम इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है, मैं वही बता दूं, हमने 35 लतीफ़े पहले तो उनके EVM पे पड़े थे ना, ये उन्होंने 7-8 नए लतीफ़े जमा कराए हैं जो उन्होंने रीजनिंग दी है, हालांकि ही हैज़ नथिंग टू डू विद द रीजनिंग्स। उन्हें एक कॉन्क्रीट जवाब देना चाहिए जो उनका आईनी और कानूनी फ़र्ज़ है। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन पर जब लगेगी ना, तब वो भी ये कहानी ना सुनाए। और उसके बाद वो जब सिक्योरिटी ब्रीफिंग की बात करते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि जब समाअत हो रही थी तो आप क्यों नहीं आए। ये दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। और आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में छपी है, यानी हम कैसे लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। शरीफ भुट्टो गवर्नमेंट पुल्स रॉ कार्ड टू डिले इलेक्शंस इन पंजाब प्रोविंस एज इमरान खान पॉपुलैरिटी ग्रो। मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि आज तक दुनिया के कोई नेम एनी कंट्री, किसी मुल्क में इंतखाबात इस बुनियाद पर लेट हुए होंगे कि दुश्मन मुल्क की एजेंसी इंतशार की ख्वाहिश रखती है उस मुल्क के अंदर। फिर ये IMF के पीछे छुपते थे, क्यों IMF इनसे डील नहीं करा। पहली रिपोर्ट जब ECP की आई थी उसमें लिखा था जी वजारत ख़जाना कह रहे इलेक्शन वो IMF हमें इजाज़त नहीं दे रहा। अगले दिन IMF ने कहा जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। फिर इनकी अपनी चीज़ें, ये कहते थे पहले, ये कहते थे जी हमारे पास तो 20 अरब नहीं है, वो उठा के ले आया स्टेट बैंक के जी 1400 अरब तो पड़े और 1300 अरब अनएलोकेटेड पड़े। और फिर ये बताया गया कि 97 अरब रुपए MNS को हमने रिश्वत की मद में तरक्याती फंड में दे दिए, 10 अरब हमने आटे की मद में दे दिए, 10 अरब हमने लैपटॉप स्कीम के अंदर, 80 अरब हमने आटे के लिए दे दिया और 10 अरब हमने जो है वो लैपटॉप की स्कीम में दे दिए। मुझे ये बताएं इनकी एक एक बात, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि इनके साथ ट्रस्ट का लेवल होगा। देखें बात, लेकिन खान साहब तो मिल रहे हैं ना, आइन कानून के अंदर खान साहब तो मिल रहे हैं उनसे, सिराजुल हक साहब से। वही बता रही हूँ ना, खान साहब क्या कह रहे हैं। देखिए सिराजुल हक साहब से मैं हमेशा कहती हूँ
टेबल टॉक कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन टेबल टॉक के भी कोई असूल होती है। जो खान साहब कह रहे हैं, एक तरफ 147 मुकदमे कराएं, एक तरफ आप जमान पार के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हो, एक तरफ अली अमीन के ऊपर आप पूरे पाकिस्तान में उसको, हसान न्याजी को, अली जैदी के ऊपर आप जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिस तरह हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ जिस तरह आप हमारे साथ करें, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के लिए आकर बैठे। भाई 1 पॉइंट एजेंडा है, आइन कानून क्या कहता है, आइन कानून की रोशनी में चलेंगे। और बार बार एक ही बात है, अगर इन्होंने ये कहते थे ना 3-4 184 की तशरीह कर दें, 184 ये नहीं हो सकता, उसके लिए सादा अक्सरियत से कानून और एक्ट में तरमीम, ये जितना कुछ कर रहे हैं ना सब इल्लीगल है। सबके लिए इनको पीटीआई की सपोर्ट चाहिए, आईनी तरमीम करने के लिए इनको पीटीआई की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनको पता है इनकी की हुई हर कानून साजी, इनकी पेश की हुई हर करारदाद, इनके ये जो जितने मर्जी ये असेंबली के इजलास बुला ले, कायमा कमेटी के इजलास बुला ले, काबीना के इजलास बुला लें, सेनेट का इजलास बुला लें, ये सारे कवानीन 2/3 मेजॉरिटी से पास होंगे या रिजेक्ट होंगे। और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन आगे होने का फैसला करना है तो तब भी आपको आईनी तरमीम की जरूरत है। आप ये इन चीजों के पीछे छुप गए। सो ये हुकूमत जो कर रही काम नहीं चलेगा, आईनी तरमीम की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी बहुत जरूरी है। ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। मैं एक लास्ट बात, ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें ये पता है कि 8 अक्टूबर तक भी इनके हालात इस काबिल नहीं होंगे। वो जो पहले बात हुई थी ना जमानतें जब्त, क्या मुझे तो ये लगता है इनके अपने घर वाले आखिर तक इन्हें वोट नहीं देंगे जब तक अक्टूबर की डेट्स आएंगी, जो हालात इन्होंने अवाम को कर दिए। मैं जरा शुएब शाहीन वही मैं कहती हूँ ना, पहले इनको लाख लोग गालियां देते थे, अब 22 करोड़ अवाम गालियां देती है, इनकी पॉपुलैरिटी का ये हाल हो गया। वेरी राइट। मौजूद मेहमानान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेहमानान से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं शुएब शाहीन साहब की तरफ जाऊंगा। शुएब साहब, आप बताइएगा, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर ए प्रॉस्पेरस पाकिस्तान? मतलब इस हालत में तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं कि जुडिशरी अपना किरदार अदा कर रही है, वकला बरादरी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बीच में मीडिएशन वाले एकदम से उठ गए हैं, शायद टाइम बाय करना है, क्योंकि उसका नतीजा तो मुझे नहीं कुछ नज़र आता जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। बट व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड सर? शुएब साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि आइन पे अमल दरामद होना है, इलेक्शंस होने चाहिए, नई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए और वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। अब उस इलेक्शन के प्रोसेस के लिए जो कि आइन ने कहा है जी, अब आइनी तकाज़ों को, आइनी ऑब्लिगेशन को मुकम्मल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन आर्डर्स और जजमेंट्स दे चुकी है। कितना गैर मुहज़्ज़ब मुल्क और इनके जो PDM की जमातें या हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। और बनाना रिपब्लिक और क्या होती है, आइन पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, कानून की हुक्मरानी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये जो तर्ज अमल इन्होंने अख्तियार कर रखा है और जो माफिया की तरह जो बिहेव ये कर रहे हैं और तरह तरह के लोगों को ख़रीदारी कर रहे हैं और उनको अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो तर्ज अमल इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, आपका ख्याल है कि ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे की निशानियाँ हुआ करती हैं? ये कभी भी नहीं। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइन ने कहा है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, वो लोग कहें कि जी हमने नहीं कराना। भाई क्यों नहीं कराना? भाई हमारी मर्जी, हमने नहीं कराना। और मतलब है कि कोई हद होती है ढिठाई की, हद होती है कि कोई गैर आइनी इक़दाम की और बदतमीज़ी की। और हमारे जो ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनकी जो रियासत है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो रियासती इदारों के सरबराहान या रियासती जो लोग हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनका जो तर्ज अमल है, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत काबिल अफसोस है कि और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वो कोई संजीदगी से लेता ही नहीं है। और वो राना सनाउल्लाह कहते हैं हम नहीं इलेक्शन कराने, जो करना है कर लो, ऐसा ही है। और सुप्रीम कोर्ट सारी उनकी बदमाशियां, उनके इस अंदाज गुफ्तगू को और इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है। ये हमारे पब्लिक एट लार्ज का, हम शहरियों का, ये हमारा बुनियादी हक है कि हमारे ऊपर वो हुक्मरानी करें जिनको हम अपना हक दें। हमारे हक के बगैर गासिब आकर अगर बैठ जाएंगे तो हम उनको हक के हुक्मरानी नहीं दे सकते। हम सब ने अपने हुकूक के लिए उठना है, हम सब ने आवाज़ उठानी है।
और तभी पाकिस्तान आगे जाएगा कि जब हम हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम खड़े होंगे, हम अपना रोल अदा करेंगे, हम सो कार्ड न्यूट्रल बन के कोने खुदरे में मुंह नहीं छुपाएंगे, हम अच्छे और बुरे की तमीज़ का फ़र्क रखेंगे और फ्रंट फुट पे आकर के अच्छाई के साथ, हक के साथ, सच्चाई के साथ खड़े होंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। वेरी राइट। शुएब भाई साथ रहिएगा। अफजल खान साहब, वे फॉरवर्ड सर, क्विक। बात यह है टाइम है आपके पास, टेक योर टाइम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल रिस्ट्रेंट, हम हाथ बांध के उसे कहते हैं कि इस रिस्ट्रेंट को आप ख़त्म करें, इसलिए कि जहाँ पे सज़ा नहीं होती वहाँ पे अदब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की बेअदबी इस हद तक हो चुकी है कि हमें एक आम आदमी के तौर पर तकलीफ़ होती है, इसलिए कि अगर मुल्क में एक भी इदारा ऐसा ना हो जिसकी सब रिस्पेक्ट करें तो मुल्क कहाँ जाता है। एक तो, और उस सिलसिले में आर्टिकल 6, वो उनको टाइम दे दें बेशक कि आप बात कर लें, लेकिन मैं आपको आज से कहता हूं कि इन तिल्लों में तेल नहीं है। एक का मुंह मशरिक़ की तरफ है, एक का मगरिब की तरफ है। एक इलेक्शन चाहते हैं, एक इलेक्शन बिल्कुल नहीं चाहते इलेक्शन, बल्कि ये कहते हैं कि जैसे जस्टिस इरशाद ने 3 साल दिए थे ऐसे हमें 30 साल दे दो कि हमें अच्छा, तो ये हो नहीं सकता। आइन पे अमल होगा तो सुप्रीम कोर्ट को, एक तो उन लोगों को जिन्होंने वायोलेशन की है उसको आर्टिकल 6 का नोटिस मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि वो नोटिस जिन्होंने कंटेम्प्ट की है उनको कंटेम्प्ट के नोटिस कल मिलने चाहिए। बाकी आप सियासतदानों को अगर टाइम देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन इन तिल्लों में तेल बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी अगर हमें वे फॉरवर्ड ये है कि जो फैसला ये कर चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कह दें कि आपकी बात हमने सुनी, आपकी बहुत मेहरबानी, अभी हमारा फैसला ये है कि जैसे 14 मई को इलेक्शन होंगे। और आप एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से आ गई? ये तो हुकूमत की बात है ना सर, हुकूमत है ना, लेकिन उसके हुकूमत से कहेंगे ना, उसके पीछे तो आप ये चलो जो है हुकूमत से कहना, हुकूमत कह रही है कि हम नहीं करा रहे। हुकूमत अगर नहीं करती तो उसको घर भेजें जिस तरह भेजा गया। आपको मैं बता दूं, यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह शहबाज शरीफ का टाइम आ सकता है नाअहली के लिए, आ चुका है मेरे ख्याल में। और मैं आपको और एक बात बताऊं कि इसी मई में जिसमें 14 को हमारा इलेक्शन है, उसमें टर्की का भी इलेक्शन है, जहाँ कितना बड़ा ज़लज़ला है, बहुत बड़ा वहाँ पे अमवात हुई हैं। बात यह है कि इलेक्शन का प्रोसेस का देखिए। अच्छा मुझे ये बताएं, फ़र्ज़ क्या कि ये आईनी प्रोसेस से निकल जाते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? मार्शल लॉ होगा। We are not ready to any martial law. There could be emergency. There could be financial emergency. No. There could be something soft. अच्छा फिर मुझे ये different trap. लेकिन मुझे आप ये बताएं कि दुनिया में आपकी इज्जत होगी, कोई आपसे रिश्ता करेगा, जैसे डॉक्टर सलमान ने बताया, कोई आपके यहाँ कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा। मैं खुद एक बच्चे को जानता हूँ कि उसको अमेरिका से बिजनेस मिल रहा था, लेकिन उससे कहा गया कि तुम पाकिस्तान से निकल के कहीं किसी और मुल्क में, फिलिपाइन में या कहीं और दफ्तर बनाओ। बात यह है कि लोग पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि तुम्हारे पॉलिटिशियन, इनकी जो बाहर इंटेग्रिटी है वो सबको मालूम है, उनके दरसी किताबों में आ चुका है, डच की दरसी किताबों में, न्यूजीलैंड की दरसी किताबों में, कि ये आप पाकिस्तान के जो लीडरशिप हैं ये कौन लोग हैं, तो उनके साथ कौन डील करेगा भाई। पाकिस्तान की पहले आप ऐसी पहचान बनाएं जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें, और वो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वी हैव सीन द वर्स्ट। और अब अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए और उसमें पार्टिसिपेशन होगी, और मैसिव पार्टिसिपेशन होगी, और उसके बाद आप लोगों का ट्रस्ट भी देखेंगे। कारोबार इतने पैसे नहीं है हुकूमत के पास जी, इतने पैसे नहीं है हुकूमत, पैसे बेपनाह है। कमीशन जो कह रहा है और स्टेट बैंक जो उज़र खाई कर रहा है, पैसे बेपनाह है। और अगर चलो पैसे नहीं है हाँ। तो एक टेलीथॉन करेगा 2 घंटे के लिए इमरान खान, वो इससे डबल एक आप और हम भी बैठ के कर देंगे, हाँ, मसला नहीं है, इससे ज्यादा आ जाएगा। हाँ, अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं, मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था हाँ। कि मुझे ये तो कोई बताया कि ये पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? 21 अरब 2 सूबों के इंतखाबात में किधर कहाँ लगेंगे? 21 अरब बहुत बड़ा अमाउंट है। हमने पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात 3 अरब में कराए थे 2013 में। हाँ, अभी आप एक सूबे के लिए 21 अरब, खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही कि खरीदना क्या है, उसमें खर्च क्या करना है, किधर पैसे जाएंगे? वेरी राइट। अफजल खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुएब शाहीन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आलिया बीबी आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात,
में जो ओवरऑल डिस्कशन हुई है उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि देयर शुड बी अ वे फॉरवर्ड। इस सारे जो वो बंद गली का एक मामला है ना, उसमें से निकलने के लिए किसी ना किसी को तो किरदार अदा करना होगा। अब सिराजुल हक साहब करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन देयर इज़ अ मिसट्रस्ट ये कि जब तक कोई स्टेक होल्डर नहीं बैठता है तो ये तो फिर आमदन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आना है, लोगों ने बैठना है, गप्पे मारनी है, लिंगर ऑन होना है, टाइम मिलता जाना है, और उसके बाद जो बैठे हुए हैं अपनी जगह बैठे रहेंगे। तो पॉलिटिकल प्रोसेस को होते हुए नजर आना और पॉलिटिकल प्रोसेस का वाकईतन होना, इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। ये अब 2023 का पाकिस्तान है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे अब नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे ख्याल में इसका वे फॉरवर्ड अब सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद के बाद निकाल लेना चाहिए। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो उस तरह से नहीं रहेगी जिस तरह से उसकी असल रूह है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।